Let's start with the second chapter today. Solutions. क्या होते हैं solutions? What are solutions? They are homogeneous mixtures of two or more components. ठीक है? So अगर हम solutions को define कर रहे हैं, solutions हमारे क्या है? Homogeneous mixtures of two or more components, right? In our day-to-day life, we come across many millions and billions of solutions. ठीक है? एक तो आप सुबह उठते ही you have जो आप water drink करते हो, that is not always pure water. It's not a pure substance. It is a mixture of what? बहुत सारे उसके अंदर impurities, of course, but minerals also they are present. Dissolved minerals भी उसमें present रहते हैं. ठीक है? फिर उसके बाद ब्लड हमारा जो है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी कंपोनेंट्स. उसमें प्लाज्मा होता है, उसमें हेमोग्लोबिन होता है, उसमें आयरन होता है. वो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं दे फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर. ठीक है? जो रोज हम लोग कोलास पीते हैं, कोको कोला पी रहे हो आप या पेप्सी पी रहे हो या थम्स अप पी रहे हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व रहती है अंडर हाई प्रेशर. सो दैट इज ऑल्सो अ सोल्यूशन. And the biggest, most common example of solution is your air, which is a mixture of gases. ठीक है? So हम लोग homogeneous mixture of two or more components को solution बता रहे हैं. Depending upon the number of components, we have binary solution. Binary solution आपका क्या हुआ? It is a solution which consists of only two components. ठीक है? जैसे एग्जाम्पल आप ले लो, शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर. ये जो है दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस, राइट? जिसमें टू ही कंपोनेंट्स है, वन विच इज नोन एज द सॉल्यूट एंड द अदर वन विच इज नोन एज अ सॉल्वेंट. ठीक है? सॉल्यूट आपका जो होता है दैट इज ऑलवेज इन लेसर क्वांटिटी, वेयर एज सॉल्वेंट इज ऑलवेज इन लार्जर क्वांटिटी. ठीक है? उसी तरह से आपके पास टर्नरी सॉल्यूशंस आती हैं. टर्नरी सॉल्यूशंस क्या हुई? विच हैव थ्री कंपोनेंट्स, विच हैज थ्री कंपोनेंट्स. ठीक है? जैसे आप सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर का सोल्यूशन ले सकते हो, तो उसमें दो सॉल्यूट्स हो गए आपके और एक सॉल्वेंट हो गया. ठीक है? सो दैट इज अ टर्नरी सोल्यूशन. सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, ये आपका टर्नरी सोल्यूशन हो गया. उसी तरह से आपका क्वाटरनरी सोल्यूशन होता है. क्वाटरनरी सोल्यूशन में क्या होगा? देयर आर गोइंग टू बी मोर देन थ्री कंपोनेंट्स, राइट? सो इस पूरे चैप्टर में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिर्फ किसके ऊपर? बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर, जिसमें एक ही सॉल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है. सॉल्यूट जो कि लेसर क्वांटिटी में है और सॉल्वेंट जो कि ग्रेटर क्वांटिटी में है. ठीक है? सो लेट्स क्लासिफाई योर सॉल्यूशंस. वी हैव थ्री मेजर टाइप ऑफ सॉल्यूशंस. लेट्स सी कौन कौन से है हमारे पास. द फर्स्ट वन that is known as your liquid solutions. ठीक है? लिक्विड सॉल्यूशंस आपके वो होते हैं जिसमें कि सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होगा. ठीक है? सो लेट्स से कौन कौन सी तरह के हो सकते हैं आपके लिक्विड सॉल्यूशंस. वी आर सेइंग दैट your liquid is going to be the solvent in this case. ठीक है? So first हमारा जो होएगा that will be solid plus liquid, right? Solid plus liquid का कोई एग्जांपल दो. NaCl in water, sugar in water, ये सारे आपके solid plus liquid के हैं. NaCl plus water, sugar
प्लस वाटर। शुगर जब हम बोलते हैं तो ऑलवेज सुक्रोज इज टेकन एज स्टेबल शुगर जो आप खाते हो। जो C6H12 O6 है दैट इज योर ग्लूकोज। ओके, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, राइट। सेकेंड आपका आ जाता है liquid in liquid solutions, right? Example which we can take over here is ethyl alcohol plus water. Ethyl alcohol plus water, ठीक है। थर्ड आपका जो आ जाता है that is gas plus liquid, right? Example इसका आपका आ गया aerated drinks, aerated drinks या soda water। aerated drinks और soda water, ठीक है। aerated drinks आपके कौन से हैं? ये सारे कोक, पेप्सी, थम्स अप, ये सारे आपके aerated drinks होते हैं। और soda water जो आपका सोडा है that is your soda water, ठीक है। The second type of solutions we are going to do is your gas solutions. Now in case of gas solutions, the solvent is going to be gas, right? The solvent that is going to be a gas. Example we can take solid plus gas, right? क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसका? सॉलिड और गैस। गैस आपकी ज्यादा क्वांटिटी में है और सॉलिड आपकी लेसर क्वांटिटी में है, दैट इज योर एग्जाम्पल। हम इसका क्या ले सकते हैं? सारे के सारे कैटलिस्ट ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम, ठीक है। हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम that is an example of your solid and gas, ठीक है। सेकेंड आपका आ गया लिक्विड और गैस। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लिक्विड और गैस का? गैस आपका सॉल्वेंट है और लिक्विड आपका सॉल्यूट है, मॉइस्चर है ना। सो मॉइस्चर इज एन एग्जाम्पल। एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर होता है दैट इज नोन एज योर मॉइस्चर, तो वो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड आपका आ गया गैस प्लस गैस, एयर, सो एयर, ठीक है। द थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच वी विल डू, दे आर योर your solid solutions. Solid solutions, right? In this case, in solid solutions, we say that what is going to be your solvent? Solid is going to be your solvent, ठीक है। So example हम ले सकते हैं इसमें। The first one is solid plus solid. For example, alloys या homogeneous mixtures। alloys में आपके पास क्या आ जाता है? brass आ जाता है, bronze आ जाता है, gun metal आ जाता है, bell metal आ जाता है, tin is a metal, ठीक है। So alloy is basically mixture of homogeneous mixtures of metals। हमने पिछले चैप्टर में क्या था? substitutional solids में हमने क्या था कि एक जो आपका सॉलिड होता है उसका मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाता है किसी और के सॉलिड से। क्यों? क्योंकि किसी और के मॉलिक्यूल से, क्योंकि दे बोथ हैव द सेम साइज। सो वो आपका सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन है। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया लिक्विड ऑन सॉलिड। क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम? जैसे आपके स्टोन्स वगैरह हैं, वो जब बारिश में गीले हो जाते हैं, तो उसको आप अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलो तो वो भी आपका लिक्विड ऑन सॉलिड ही हुआ,
राइट। लिक्विड और सॉलिड का और एग्जांपल क्या हो सकता है? एनी अदर एग्जांपल यू कैन थिंक ऑफ? अगर आप चॉक को इंक के अंदर डालते हो तो वो भी आपका जो है उसमें भी लिक्विड इंक जो है वो चॉक को सराउंड कर लेगी, सो वो भी आपका लिक्विड और सॉलिड का एग्जांपल है, ठीक है। देन द थर्ड एग्जांपल इज योर गैस प्लस सॉलिड, राइट। इसमें जो आप एग्जांपल ले सकते हो दैट इज योर गैस ऑन चारकोल मास्क्स। कोल माइंस में आपके जो वर्कर्स वगैरह काम करते हैं, कोल माइंस बहुत ज्यादा अंडर द अर्थ क्रस्ट होती है, तो वहां पे बहुत पॉइजनस गैसेस होती है, राइट। तो जो लेबरर्स हैं या जो वर्कर्स हैं कोल माइंस में जो काम कर रहे हैं, उनमें टेंडेंसी रहती है, ऑब्वियसली एज ह्यूमन बीइंग्स उनमें टेंडेंसी रहेगी कि वो उन पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लें, ओके। उससे रोकने के लिए उनको चारकोल मास्क दिए जाते हैं। जो चारकोल मास्क है उनमें टेंडेंसी होती है कि वो पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इनहेल करने नहीं देती ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। सो उस चारकोल मास्क जो सॉलिड है उसके ऊपर आपका गैसेस एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं, सो दैट इज व्हाई योर गैस एंड सॉलिड gives us an example of gas on charcoal masks, ठीक है। So these are your three types of solids which we are going to discuss. जो सबसे ज्यादा हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो आपकी लिक्विड सॉल्यूशंस है। लिक्विड सॉल्यूशंस में हमने सॉलिड लिक्विड भी करनी है, लिक्विड भी करनी है और गैस लिक्विड भी करनी है, तीनों टाइप की हम करते हैं, ठीक है। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ योर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, हमें पता होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका एक सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेजेंट है, ठीक है। सो वो हम किस तरह से करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a specified amount of solvent, ठीक है। amount of solute dissolved in a specified amount of solvent, that is your concentration. concentration express करने के लिए हमारे पास बहुत सारे methods होते हैं, let's discuss them one by one. The first method that is known as your मास परसेंटेज, ठीक है। अब अगर हम एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं AB, राइट, लेट्स से द मास ऑफ A that is WA and the mass of B that is WB, ठीक है। सो अगर हमको परसेंटेज ऑफ मास परसेंटेज ऑफ A निकालनी है, that will be equal to weight of A upon total weight of both the components into 100, ठीक है। और percentage of B निकालनी है, then that is equal to weight of B total weight into 100, ठीक है। दिस इज योर मास परसेंटेज। जब हम लोग मासेस कंसिडर कर रहे हैं दोनों कंपोनेंट्स के भी, और टोटल में भी हम क्या ले रहे हैं, हम मास ही ले रहे हैं, ठीक। सेकेंड आपकी आती है वॉल्यूम परसेंटेज, राइट। वॉल्यूम परसेंटेज में भी अगेन बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं AB, वॉल्यूम ऑफ A इज BA and volume of B is BB, then volume percentage of A that is going to be equal to volume of A upon total volume into 100, right। उसी तरह से
percentage of B that is equal to volume of B total volume into 100. ठीक है. अब अगर सपोज आपके पास एक कंपोनेंट जो है वो बहुत ही कम है और दूसरा कंपोनेंट आपका बहुत ही ज्यादा है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो हम एक्सप्रेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीपीएम. पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम. पीपीएम हम कहाँ यूज कर रहे हैं? अगर आपकी किसी एक कंपोनेंट की वैल्यू बहुत ही कम है या मास बहुत कम है और दूसरे कंपोनेंट का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, तो तब हम पीपीएम यूज करते हैं. ठीक है. अब जो पीपीएम आपका है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁶. जनरली जो ये मेथड हम यूज करते हैं, दिस इज टू कैलकुलेट amount of pollutant in the atmosphere. ठीक है. सो पॉल्यूटेंट्स आपके एटमॉस्फेयर में कितने हैं उसके लिए हम पीपीएम यूज करते हैं. राइट. सो इसमें हम क्या लेंगे? वेट ऑफ कंपोनेंट ए. हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो आपका ए है दैट इज इन वेरी लेसर क्वांटिटी. So weight of component A upon total weight into 10⁻⁶. जैसे आप परसेंटेजेस में 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आप 10⁻⁶ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो. ठीक है. फोर्थ आपका जो मेथड आता है दैट इज मोलारिटी. मोलारिटी को हम कैपिटल M के साथ डिनोट करते हैं. ठीक है. एंड मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट. इस पूरे चैप्टर में हम A को सॉल्वेंट लेंगे और B को सॉल्यूट लेंगे. ठीक है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन वेयर योर NB इज इक्वल टू number of moles of the solute and B that is equal to volume of solution in liters. ठीक है. अगर इन केस आपको वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दिए रखी है तो ये आपका आ जाएगा into 1000. अब ये 1000 हम यहाँ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमको मिलीलीटर्स वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है इन लीटर्स. ठीक है. यहाँ पे आपकी जो वॉल्यूम दी गई है दैट इज इन ml. तो ml को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग न्यूमरेटर को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. अब आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स आपके 11th में करे हैं. नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या हुए? दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोलर मास. राइट. NB इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोलर मास. तो हम यहाँ पे NB की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. WB into 1000 upon B और into NB. ठीक है. Where WB is the weight of the solute given, NB is the molar mass of the solute. Okay, so we say that your molarity is depending upon volume. Volume के ऊपर डिपेंड कर रही है ना? तो it is not a good method to express concentration. Okay, क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि मोलारिटी इज नॉट अ गुड मेथड टू एक्सप्रेस
concentration because it depends upon volume. Because it depends upon volume. ठीक है, अब वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ एक्सपैंड हो जाती है, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती है। तो क्योंकि वॉल्यूम आपकी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसलिए मोलैरिटी भी आपकी चेंज होती रहेगी विद टेम्परेचर। तो इसलिए मोलैरिटी दैट इज नॉट अ वेरी गुड मेथड, राइट। यूनिट्स जब हम मोलैरिटी की करें, units that is equal to moles per liter. ठीक है, so let's do questions on your molarity first. एक question लिखते हैं. Your question is calculate the molarity of 40 grams of NaOH dissolved in 600 centimeter cube of solution. ठीक है, अगर सपोज आपको इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाता है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा NaOH का। तो मोलर मास ऑफ NaOH आपका क्या आ गया? 23 plus 16 plus 1 that is equal to 40। फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं मोलैरिटी का। मोलैरिटी इज इक्वल टू WB। WB हमें कितना दिया हुआ है? 40 into 1000। मोलर मास भी हमने कितना निकाला? 40, ठीक है। और वॉल्यूम हमें कितनी दी है? 600। अब यहाँ पे हमने 1000 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करा? एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। ठीक है, सो क्योंकि आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, इसलिए हम यहाँ पे 1000 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका कट गया, ये भी आपका कट गया, राइट। सो व्हाट विल बी द आंसर? 1.6 मोलर। ठीक है, 40 आ जाएगा, 6 6 36 आ गया, सो 1.66 मोलर आ जाएगा इसका आंसर। इसको आप मोलर भी लिख सकते हो, 1.6 मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। उसी तरह से एक क्वेश्चन मास परसेंटेज पे करके देखते हैं। योर क्वेश्चन इज कैलकुलेट the mass percentage of glucose in water if 2 grams of glucose is dissolved in 60 grams of water. ठीक है, अब इस पे आपको वेट ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है 2 ग्राम्स, राइट, और वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है 60 ग्राम्स। ठीक है, टोटल वेट आपका कितना आ जाएगा? 62। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज कितनी आ गई? 2 डिवाइडेड बाय 62, तो ये आपका कितना आ जाता है? 31 आ गया। 2 से डिवाइड करना है ना आपने 62 को, 1/31 आ जाएगा ये, 1/31 into 100, which will be equal to how much? 3.2%। ठीक है, अब वाटर की परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 में से 3.2 को माइनस कर सकते हो,
components है, so 100 minus 3.2 that will come equal to 10 divided by 2 is 8, 9 point कितना आएगा 6, 69.8, 96.8. oh sorry 96.8, 96.8. ठीक है, क्लियर हो गया? सो दिस इज योर percentage of water, right? So then we go on to our next property, that is molality. Molality को हम लोग किससे represent करते हैं? By small m, right? और mathematically molality को हम calculate कैसे करते हैं? Number of moles of the solute per kg of the solvent. अब यहाँ पे आपने सिर्फ वेट सॉल्वेंट का लेना है, सोल्यूशन का नहीं। यहाँ पे हमने किसका लिया था? वॉल्यूम सोल्यूशन का लिया था ना। यहाँ पे हम लोग वेट किसका लेंगे? सिर्फ सॉल्वेंट का, ठीक है। सो एनबी अब आपका क्या आ जाता है? WB upon NB, ओके। और अगर आपका WA ग्राम्स में दिया हुआ है तो ये आपका क्या बन जाएगा? into 1000, ठीक है, that is your WA is in grams. Let's put the value of NB into WA. मोलालिटी आपकी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, तो मोलालिटी आपकी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। मोलालिटी does not change with temperature, right? Molality does not change with temperature क्योंकि वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं हो रही है। और यूनिट्स इसके क्या आ जाएंगे? यूनिट्स विल बी मोल्स पर केजी। मोल्स पर केजी, ठीक है। मोलारिटी और मोलारिटी में हमें फर्क पता चल गया। मोलारिटी में हम लोग वॉल्यूम कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन की, और मोलारिटी में हम लोग वेट कंसीडर कर रहे हैं किसका? सॉल्वेंट का। अब अगर सपोज आपको सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, और आपको डेंसिटी भी दे रखी है, तो आप उससे मास कैलकुलेट करोगे। आपको पता है कि डेंसिटी दैट इज इक्वल टू व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सो मास आपका क्या आ जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू मास। अब ये जो आपके पास मास आया है, दिस इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि आपको डेंसिटी भी सॉल्यूशन की दे रखी है, वॉल्यूम भी आपको सॉल्यूशन की दे रखी है, तो ये जो मास आएगा दिस विल बी द मास ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ द सॉल्वेंट आप कैसे निकालोगे फिर? mass of solvent that is equal to what? आपके पास मास ऑफ द सॉल्यूशन है, मास ऑफ द सोल्यूट भी आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो आप दोनों को सबट्रैक्ट करके मास ऑफ द सॉल्वेंट निकालोगे। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट आपका क्या हुआ? मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जनरली इसका जो मोलारिटी का जो क्वेश्चन होता है वो इसी तरह से दे रखा होता है, ठीक है। सो लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑफ मोलारिटी आल्सो। मोलारिटी का जब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द मोलारिटी of a solution of 20 grams of urea, 20 grams of urea in 400 grams of water। एक सिंपल सा हमने क्वेश्चन करना है,
ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले? द फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज NH2CO NH2। ठीक है, इसका जब आप मोलर मास निकालते हो, मोलर मास इसका 60 निकलेगा, राइट। सो अब अगर हमको मोलालिटी निकालनी है तो मोलालिटी आपकी क्या हो गई? वेट गिवन आपका कितना है? 20। यूरिया का वेट हमको 20 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया व्हिच इज 60 इंटू 400। ठीक है, तो आपका ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। 4 5 जा 20 भी आ गया। 50 डिवाइडेड बाय 6 8.2। इसको आप स्मॉल m के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मोलर सॉल्यूशन बुलाएंगे हम, 8.2 मोलर सॉल्यूशन। ठीक करिए कैलकुलेशंस। 20 into 1000 upon 65 ही आएगा, 5 divided by 6। So 5 divided by 6 आपका कितना आता है? 0.82। 0.82। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग करेंगे द सिक्स्थ मेथड, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, बिकॉज ये मेथड आपका पूरे चैप्टर में यूज होगा, व्हिच इज योर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोल फ्रैक्शन को हम x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। मोल फ्रैक्शन आपका क्या होगा? अगेन हम बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं AB, राइट। इसका XA है, इसका XB है, ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A Na आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B Nb आ गए, ठीक है। सो XA आपका क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, number of moles of A upon total number of moles, that is the mole fraction of A। ठीक है, उसी तरह से mole fraction of B is number of moles of B upon total number of moles। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर में भी हमारे पास मोल्स हैं, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास मोल्स हैं, तो इसलिए जो मोल फ्रैक्शन होती है इट डज नॉट हैव एनी यूनिट, यूनिटलेस है ये, इसके कोई भी यूनिट्स नहीं है। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ऊपर भी मोल्स है, नीचे भी मोल्स है, दोनों मोल्स कट गए आपके, है ना। सो इट हैज नो यूनिट्स, राइट। टोटल जो मोल फ्रैक्शन है किसी भी सॉल्यूशन का होता है XA प्लस XB, that is always equal to 1। ठीक है, अगर सपोज आपके पास बाइनरी की जगह टर्नरी सॉल्यूशन होता तो उसमें आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं, इवन देन आप तीनों का मोल फ्रैक्शन निकालोगे XA XB XC, तब भी आपका XA प्लस XB प्लस XC इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। ठीक है, सो हम बोल रहे हैं कि हमने एक और कंपोनेंट ले लिया है XC, राइट। सो XC आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि ऑलवेज टोटल मोल फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? ऑलवेज योर टोटल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। NB हम कैसे निकालेंगे? चलो Na कैसे निकालेंगे? सबसे पहले W of A, weight given of A upon its molecular mass। ठीक है, उसी तरह से आपका NB क्या आ जाएगा?
वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास, राइट। उसी तरह से आपका एनसी क्या आ गया, वेट ऑफ सी अपॉन मोलर मास, ठीक है। सो ये आपका मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा इस पूरे चैप्टर में यूज होगा। इसे कैलकुलेट करना आना सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। ओके, सो एक क्वेश्चन इसका करके देख लेते हैं हम। 70 grams of glucose and 40 grams of NaCl are dissolved in 900 grams of water. Calculate the mole fraction of each component. अब फर्स्ट स्टेप इसमें क्या रहेगा कि हमको सबके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करते हैं, तो आपके क्या आ जाएंगे 70 वेट गिवन अपॉन मोलर मास। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180, ठीक है। सो ये आपका कट गया, 7 डिवाइडेड बाय 18 आपका कितना आ जाता है 0.4 से जाएगा 0.3, एक और डिजिट चाहिए, ठीक है। फिर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकालोगे। NaCl आपको 40 दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ NaCl विल बी 58.5, ठीक है। मोलर मास ऑफ NaCl दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 58.5, ठीक है। उसी तरह से फिर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपके कितने निकल जाएंगे, कितना दिया 900 डिवाइडेड बाय 18 50, सो ये आपके 50 मोल्स आ गए। इसको करो कैलकुलेट, ये कितने आते हैं 40 डिवाइडेड बाय 58.5 0. ठीक है। अब हमको मोल फ्रैक्शन सबसे पहले एक और डिजिट लो, 2 digits after the decimal, so let's take it as 0.68 approximately, right। अब आप पहले निकालोगे मोल फ्रैक्शन, पहले टोटल मोल फ्रैक्शन इसकी टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने आ जाते हैं 16, 7 और 3 10, 51.06, ठीक है। अब आपने निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आपका कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन 51.06, राइट। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl 0.68 अपॉन 51.06, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आप कैसे निकाल सकते हो, 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, ठीक है। सो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है, क्लियर हो गया। देन द लास्ट आपका मेथड इज नॉर्मैलिटी। We will do some more questions tomorrow इसके, we finish up with the theoretical part today, तो कल थोड़े से और questions करेंगे, ठीक है। The next is your normality। normality को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। normality आपकी क्या हो गई, normality is equal to number of gram equivalents number of gram equivalents upon volume in milliliters
इंटू 1000। ऑलवेज अगर आप वॉल्यूम मिलीलीटर में लोगे या आप वेट ग्राम्स में लोगे तो आपको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये क्या हुआ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस जो है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट गिवन, ठीक है, अपॉन इट्स इक्विवेलेंट वेट, अपॉन इट्स इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब जो इक्विवेलेंट वेट है यहाँ पे, ये हम जैसे हमने अभी तक क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट गिवन अपॉन मोलर वेट, राइट। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं एक नया टर्म, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस दैट इज इक्वल टू वेट गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट हम डिफरेंट सब्सटेंसेस का डिफरेंट मेथड्स के साथ कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको इक्विवेलेंट वेट एसिड्स का कैलकुलेट करना है, ओके। सो एसिड्स का इक्विवेलेंट वेट जो है दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी ऑफ द एसिड, राइट। तो अब एक और नया टर्म आ गया बेसिसिटी। बेसिसिटी आपकी क्या होती है, बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H positive ions in a acid. Number of replaceable H positive ions in a acid, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एसिड्स लेते हैं डिफरेंट और उसकी बेसिसिटी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट अगर हम HCl ले रहे हैं, HCl आपका डिसोसिएट होता है एज H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो इसमें बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। उसी तरह से H2SO4 में बेसिसिटी कितनी हो गई 2, राइट। H3PO4 में बेसिसिटी कितनी हो गई 3, ठीक है। H3PO3 में बेसिसिटी 2 होती है, नजर हमें कितनी आ रही है 3, पर होती 2 है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 3 एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। उसी तरह से H3PO2 में 1 होती है, ठीक है। नाउ लेट्स सी इन तीनों के स्ट्रक्चर्स में क्या वो है जिससे हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेसिसिटी आ रही है। जब हम H3PO4 का स्ट्रक्चर करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है फॉस्फोरस के साथ, है ना। ये आपका H3PO4 का स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, ये तीनों हमारे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, राइट। अब अगर ये तीनों ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है तो हम इन तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर सकते हैं या इन तीनों हाइड्रोजन्स को हम निकाल सकते हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी आती है 3। जब हम H3PO3 की तरफ चलते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है फॉस्फोरस के साथ, है ना। सो उस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसी को रिप्लेस कर सकते हैं जो एज OH बॉन्डेड है टू द फॉस्फोरस, या उसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। उसी तरह से जब आप H3PO2 में जाते हो तो H3PO2 का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, ओके। अब यहां पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। अब अगर हम ऑक्सैलिक एसिड लें
ऑक्सैलिक एसिड आपका हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड का मतलब इट हैज 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बेसिसिटी इसकी 2 ही होगी, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के हाइड्रोजन्स हैं वो रिप्लेस नहीं होते, सो इसमें 2 ही हाइड्रोजन्स आपके रिप्लेस होंगे, इसलिए इसकी जो बेसिसिटी है दैट इज गोइंग टू बी 2, राइट। उसी तरह से अगर हम CH3COOH लें, एसिटिक एसिड, तो इसमें भी सिर्फ ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है ये रिप्लेस होगा, ये 3 हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो सकते, सो इसकी भी बेसिसिटी जो होगी वो कितनी होगी, इट इज गोइंग टू बी 1, राइट। सो इस तरह से आप एसिड्स का निकालते हो इक्विवेलेंट वेट, इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, ठीक। फिर हम निकालते हैं सेकेंड इज योर इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेसिस, बेसिस का इक्विवेलेंट वेट आपका कैसे निकलेगा, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ द बेस, ठीक है। और एसिडिटी जो है वो क्या हुई, दैट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। यहां पे जैसे आपने KOH लिया तो KOH की एसिडिटी 1 होगी, ठीक है। अगर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो तो उसकी बेसिसिटी 2 होगी, है ना। और अगर आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो तो उसकी बेसिसिटी 3 होगी, ठीक है। उसी तरह से आप सॉल्ट्स का भी इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्ट्स का इक्विवेलेंट मास दैट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, राइट, मोलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। सो टोटल पॉजिटिव वैलेंसी को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, NaCl, इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव वैलेंसी इज 1, ठीक है। बेरियम क्लोराइड टोटल पॉजिटिव वैलेंसी इज 2 एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड टोटल पॉजिटिव वैलेंसी इज 3। तो इससे हमने मोलर मास किसका लेना है, पूरे NaCl का लेंगे, उसी तरह से यहाँ पे भी BaCl2 का लेंगे और AlCl3 का लेंगे, ठीक है। NaCl के मोलर मास को हम लोगों ने 1 के साथ डिवाइड करना है, BaCl2 को 2 के साथ और AlCl3 को 3 के साथ, ठीक है। वैसे ही ऊपर आपका सेम आ जाएगा, आपने KOH का पूरा मोलर मास लेना है डिवाइडेड बाय 1, बेरियम हाइड्रोक्साइड का पूरा मोलर मास लेना है डिवाइडेड बाय 2 और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पूरा मोलर मास लेना है डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब नॉर्मैलिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मैलिटी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रही है तो ये भी टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, ठीक है। और यूनिट्स इसके क्या आ जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर, राइट। सो वी अंडरस्टूड दिस पूरा, इसके फॉर्मूलाज वगैरह कल आपने याद करके आने, सो दैट वी कैन डू द क्वेश्चंस।